भाभी के लिए रसोई बनाने वाला देवर। चलो फाइनली तुम मेरे ससुराल आ ही गई। 1 साल से बुला रही थी मैं तुम्हें, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कैब ड्राइवर ने बिल्कुल घर के बाहर लाकर छोड़ा है मुझे। वैसे बाकी सब कहाँ हैं? वो माँ जी और पापा जी प्रॉपर्टी के सिलसिले में थोड़ा बाहर गए हैं, शाम तक आ जाएंगे। और इन्हें आज ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग थी तो ये भी नहीं रुक पाए। बस मैं और मेरा देवर है घर पर। अच्छा तुम बैठो, मैं तब तक तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। प्रिया किचन में जूस लेने के लिए जाती है कि तभी प्रिया का देवर रोहन किचन में आता है और फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकालने लगता है, जिसे देखकर प्रिया। अच्छा देवर जी, वो मैं कह रही थी कि आप बाहर से पनीर ले आएंगे। मेरी कजिन आई है ना, तो मुझे उसके लिए मटर पनीर की सब्जी बनानी थी, मैं उसे मंगवाना भूल गई। भाभी, ये औरतों वाले काम मुझे मत बोला करो। अगर रसोई से जुड़े काम भी मुझे ही करने हैं तो फिर आप क्यों हो इस घर में? आपकी बहन आई है, आप जानो। देवर जी पनीर नहीं लाना कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा धीरे तो बोलिए, कहीं मेरी बहन ना सुन ले। अरे सुनती है तो सुने, मुझे कौन सा उससे डर है। इतना कहकर रोहन बड़ी जोर से फ्रिज का दरवाजा बंद करता है और कोल्ड ड्रिंक लेकर सीधा अपने कमरे में चला जाता है। तो वहीं प्रिया यामिनी के लिए बाहर जूस लेकर आती है, जिसे देखकर यामिनी। प्रिया बुरा मत माना, लेकिन तुम्हारा देवर मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। पता है किचन से साफ साफ इसकी आवाज आ रही थी। इस तरह अपनी भाभी से कौन बात करता है? अब क्या बताऊं यामिनी, देवर होते ही ऐसे हैं। वो तो बस फिल्मों में दिखाते हैं कि देवर भाभी के साथ प्यार से रहते, इज्जत करते हैं, उन्हें माँ मानते हैं, वरना रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। प्रिया की बातें सुनकर यामिनी को उसके लिए थोड़ा बुरा लगता है। इसी तरह से 1 से 2 हफ्ते गुजरते हैं और आज यामिनी अपनी माँ कौशल्या के साथ मॉल में शादी की शॉपिंग के लिए आई होती है। ये वाली साड़ी कैसी है? अच्छी है ना? बेटा अच्छी तो है, लेकिन शुरुआती दिनों में तुझे थोड़ी भारी साड़ी पहननी होगी, ये तो बाद में पहनना। तू ये वाली देख, ये अच्छी भी है और भारी भी दिख रही है। भैया इसकी क्या कीमत है? यामिनी की कुछ हफ्तों में शादी होने वाली होती है, जिसके चलते यामिनी अपनी माँ के साथ शादी की शॉपिंग करने में लगी हुई होती है। काफी सारी चीजें लेने के बाद यामिनी अपनी माँ के साथ एक रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए जाती है, जहाँ उसे उसकी सहेली काजल मिलती है। यामिनी कैसी है तू? कितने टाइम बाद मिल रहे हैं हम एक दूसरे से। नमस्ते आंटी, आप कैसी हैं? हम तो बढ़िया है। काजल बेटा, तुझे पता चला तेरी सहेली की शादी होने वाली है? क्या तेरी शादी होने वाली है? यार तेरा सही है, अब जाकर तू शादी करिए, वरना स्कूल कंप्लीट होते मेरे मम्मी पापा ने तो मेरी शादी करवा दी थी। चल ना बैठ कर बातें करते हैं। यामिनी अपनी सहेली के साथ टेबल पर बैठ जाती है और वो लोग खाते हुए आपस में काफी बातें करने लगते हैं। काजल बेटा, तुम्हारी शादी को तो इतना वक्त हो गया है, जरा इसे कुछ घर गृहस्थी के बारे में बताओ। मेरी तो ये एक नहीं सुनती। अगर तुम उनकी 10 बातें सुनोगी ना, तो कल को वो तुम्हारी भी सुनेंगे। और रही घर के काम की बात, तो वो तो ज्यादा है नहीं। मेरे सास ससुर तो गांव में रहते हैं, मैं अपने पति और देवर के साथ रहती हूँ। बस एक ही चीज का दुख है, मेरा देवर बहुत काम बढ़ाता है, बार बार अपने दोस्तों को घर पर ले आता है और कभी उनके लिए चाय, कभी पकौड़े, और घर के काम को हाथ नहीं लगाता। प्रिया का देवर भी ऐसा ही है। सबके देवर ऐसे ही होते हैं क्या? मेरा भी एक देवर है, वो भी ऐसा निकला तो? वो तो देवर है, वो तुम्हारी क्या मदद करवाएगा घर के कामों में? आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है, देवर सिर्फ काम बढ़ाते हैं और तू ज्यादा मत सोच, सब अच्छा ही होगा। पहले अपनी कजन और बाद में अपनी सहेली के मुंह से देवर के बारे में ऐसी बातें सुनकर यामिनी थोड़ा परेशान हो जाती है और अब घर जाकर अपने होने वाले पति राजीव से कॉल पर बात करती है। और मैडम, कितनी शॉपिंग कर ली तुमने शादी की? लगता है पूरा मॉल ही खरीद के ले आई। राजीव, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ कहो, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? कुछ दिन पहले मैं अपनी कजिन के घर गई थी और आज मैं अपनी एक सहेली से मिली। दोनों के ही देवर काफी परेशान करते हैं। क्या तुम्हारा भाई भी ऐसा है? अगर ऐसा है तो फिर मैं कैसे रहूंगी? वैसे ही तुम्हारी इतनी बड़ी फैमिली है और ऊपर से तुम्हारा भाई भी ऐसा निकला तो? अरे बाबा, मेरा भाई ऐसा नहीं है। पढ़ाई के सिलसिले में वो तो काफी सालों से बाहर ही रहा है। कुछ महीने पहले ही जब उसकी जॉब यहाँ लगी है तो वो आया है। अच्छा है मेरा भाई, तुम्हें परेशान नहीं करेगा। कौन सा भाई अपने भाई की बुराई करता है? ये तो तारीफ ही करेगा। अब तो शादी के बाद ही पता चलेगा कि इनके अपने भाई के लिए तारीफ जायज है या नहीं। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और यामिनी राजीव की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद यामिनी की सास सुनीता जब उसका गृह प्रवेश करती है तो यामिनी बहू, अब इस आरती की थाली में अपने दोनों पैर अच्छे से दबाकर घर के अंदर दाया पैर आगे बढ़ाते हुए आओ, अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए। 1 मिनट भाभी, रुकिए। आप अपने पैरों की छाप सबसे पहले इस व्हाइट शर्ट पर दीजिए। इसे मैं आपकी और भैया की फर्स्ट एनिवर्सरी पर पहनूंगा। ये क्या अच्छी बातें कर रहा है तू? इस तरह शादी की रस्मों को बिगाड़ते नहीं है। पता नहीं कहाँ से चीजें सीख कर आता है। अरे दादी, ये तो आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है ना। कुछ फेमस यूट्यूबर्स ने भी तो ऐसे ही किया था। वही तो दादी माँ, आपको कुछ नहीं पता। भाभी आप प्लीज अपने पैरों की छाप सबसे पहले इस शर्ट पर ही छोड़िए। अपने देवर उमंग के बार बार कहने पर यामिनी आटे में पैर दबाकर सबसे पहले छाप उसकी शर्ट पर ही छोड़ती है, जिसे देखकर उमंग, देखना भाभी, इस टी शर्ट को मैं हमेशा संभाल के रखूंगा। ये सब तो बस इसने इस वीडियो के लिए किया है ताकि सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अच्छा बन सके, वरना रियल लाइफ में देवर ऐसे थोड़ी ना होते हैं। अपनी बहन और सहेली के देवर को देखकर यामिनी के मन में देवर के लिए एक अलग ही छाप बन चुकी थी। इसी तरह शादी के 2 से 4 दिन गुजर जाते हैं और आज यामिनी की पहली रसोई की रस्म होती है। बहू, आज अपनी पहली रसोई की रस्म में तुम खाने में मटर पनीर, अजवाइन वाली पूरी, पुलाव, सिलबट्टे पर पिसी हुई हरी चटनी, मीठे में हलवा, रायता और अपनी दादी सास के लिए सादी हल्की मसाले वाली खिचड़ी बना देना। ये सब तुम्हें बनाना आता है ना? हाँ माँ जी, मुझे आता है। जब यामिनी रसोई में जाती है और खाने की तैयारी करने लगती है तो गर्मी की वजह से मिनटों में ही यामिनी को पसीने आने लगते हैं। यहाँ कितनी ज्यादा गर्मी, ऊपर से किचन की खिड़की भी साइड से टूटी हुई है, जिससे सीधी धूप किचन के अंदर आ रही है।
इतना सब कुछ अकेले कैसे बनाऊंगी, कोई मदद के लिए भी नहीं आया। गर्मी से परेशान होते हुए यामिनी अकेले ही खाना बना रही थी कि तभी यामिनी का देवर उमंग किचन में आता है। भाभी खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। वैसे मैं आपकी थोड़ी मदद कर दूं? मैंने सुना था कि मम्मी ने आपको कितना कुछ बनाने के लिए कहा है। वैसे मुझे खाना बनाना तो नहीं आता, लेकिन मैं सब्जी कट कर सकता हूँ। अरे नहीं देवर जी, रहने दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी, आप जाइए। अच्छे से पता है मुझे, काम में मदद करवाने की बजाय ये काम बढ़ा देगा मेरा। 1 घंटे के काम में आराम से 2 घंटे लग जाएंगे। ठीक है भाभी, अगर आपको मेरी मदद नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे देवर जी मत बोलिए। मेरा नाम उमंग है, आप मुझे उमंग बुला सकती हैं। वैसे आपको काफी गर्मी लग रही है ना, मैं अभी आपके लिए नींबू पानी बना देता हूँ। उमंग फ्रिज से नींबू निकालता है और यामिनी के लिए ठंडा ठंडा नींबू पानी बना देता है, जिसे देखकर यामिनी, अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे भाभी ऐसे कैसे जरूरत नहीं थी। वैसे हमारे किचन में काफी गर्मी रहती है और आप इतना सब कुछ खाना बना रही हैं, इतना तो बनता ही है। उमंग यामिनी के खाना बनाने तक किचन में खड़ा रहता है और छोटी छोटी मदद करवाता रहता है। थोड़ी देर में यामिनी सारा खाना तैयार कर देती है, जिसे ले जाकर उमंग अब डाइनिंग टेबल पर रखने लगता है। तो वहीं बाकी घर वाले जब उमंग को इस तरह काम करते हुए देखते हैं तो, अरे तू कब से लुगाइयों की तरह घर के काम करने लग गया? जब बहू खाना बना सकती है तो वो क्या परोस नहीं सकती? दादी जी, मैंने तो उमंग को मना ही किया था, मुझे सबकी डांट न पड़ने लग जाए। क्या हुआ दादी जी? और कौन सी किताब में लिखा है कि ये सब काम घर के मर्द नहीं कर सकते? आज भाभी की पहली रसोई की रस्म है, वो अकेले सब कैसे करती? और मैंने ज्यादा कुछ नहीं करवाया है। चाहती तो ये किंजल भाभी की मदद कर सकती थी, लेकिन नहीं, इसे तो बस फोन चलाने से मतलब है। कुछ टाइम बाद तो मेरी भी शादी हो जाएगी, मुझे वहाँ जाकर सब करना ही है, तो मैं यहाँ क्यों कुछ करूँ? हाँ तो बस यही कारण था कि मैंने भाभी की मदद की। अरे भाई अब कर दी तो कर दी, क्यों बात का बवाल बना रहे हो? जल्दी से खाना परोसो, मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है। यामिनी सभी को खाना परोसने लगती है और सभी को खाना भी काफी पसंद आता है कि तभी किंजल एक चीज नोटिस करती है कि उमंग पनीर खा रहा है। ये देखकर, अरे भैया, आप पनीर क्यों खा रहे हैं? आपको तो पनीर बिल्कुल भी नहीं पसंद। मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था, इसे तो पनीर बिल्कुल नहीं पसंद। बहू, मैं तुझे बताना भूल गई कि इसके लिए कुछ और बनाना है। उमंग, तुम पनीर क्यों नहीं खा रहे हो? और जब मैं किचन में पनीर बना रही थी तो तुमने मुझे बोला क्यों नहीं? मैं कुछ और बना देती। अरे भाभी, एक तो इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से आपको कितना कुछ बनाना था, इसलिए मैंने नहीं बोला। वैसे तो मुझे पनीर पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभार तो चलता है। ये इतना सीधा कब से हो गया? बहू, तुझे याद है जब उस दिन तूने पनीर बनाया था तो कैसे हंगामा किया था इसने? रात के 11 बजे बाहर से खाना मंगवाना मंजूर था इसे, लेकिन पनीर खाना नहीं। चलो मेरे देवर में एक तो सही बात है कि खाने में नखरे नहीं है, लेकिन क्या पता सिर्फ आज के लिए मेरी नजरों में अच्छा बन सके, इसलिए ऐसा कर रहा है। जहाँ तक एक तरफ यामिनी को उसका यह व्यवहार अच्छा लगता है, वहीं बिना देरी किए वो अपने मन में उसके लिए शक भी पैदा कर लेती है। इसी तरह 1 से 2 दिन गुजर जाते हैं और आज से यामिनी एक प्रॉपर घर गृहस्थी वाली बहू की तरह सुबह सुबह उठकर नहा धोकर किचन में सबके लिए नाश्ता और टिफिन तैयार करने लगती है। अब मैं समझी कि क्यों मम्मा सुबह सुबह रोज किचन में चिड़चिड़ी रहा करती थी। इतनी गर्मी में इतना सारा काम करना पड़े तो कोई भी परेशान हो जाएगा। अरे बहू, चाय बनी या नहीं बनी? बिना चाय पिए मैं बाथरूम नहीं जा पाता। यामिनी अब जल्दी से आटा गूंथती है और गैस पर चढ़ी चाय छानकर अपने ससुर के लिए ले आती है। अरे बहू, ये इलायची वाली चाय है ना? मैं सिर्फ लौंग की चाय पीता हूँ, मेरे लिए लौंग की चाय बना कर ले आओ। बेचारी यामिनी चाय का कप लिए वापस रसोई में जाने लगती है कि तभी हॉल में बैठे सोफे पर बैठी सरस्वती, बहू, बाकी का नाश्ता बनने में तो समय लगता है, लेकिन मुझ बुढ़िया का दलिया तो जल्दी बन जाता है। बना कर ले आ, बड़ी जोरों की भूख लगी है। हाँ दादी जी, बस 5 मिनट, अभी बना कर लाती हूँ। लौंग की चाय चढ़ाकर यामिनी अब अपनी दादी सास के लिए दलिया बनाकर लाती है, जिसे देखकर सुनीता, हम लोगों का नाश्ता कहाँ है और टिफिन तैयार हुआ या नहीं? आधे घंटे में सबको काम के लिए निकलना है। और भाभी, आज मैं घर से ही खाना ले जाऊंगी, आप मेरे लिए पनीर की सैंडविच बना देना। यामिनी किसी रोबोट की तरह जल्दी जल्दी हाथ में चलाते हुए एक तरफ नाश्ता तो दूसरी तरफ सबके टिफिन तैयार करने लगती है। आज भी मदद के लिए कोई नहीं आया। वो तो अच्छा हुआ कि शादी से कुछ महीने पहले मैंने घर का काम और खाना बनाना शुरू कर दिया था, वरना आज क्या हालत होती मेरी। गर्मी और इतने सारे काम से परेशान हो रही यामिनी खुद से ही बातें करने लगती है कि तभी रसोई में उमंग आता है और अपने लिए खुद ही कोल्ड कॉफी बनाने लगता है, जिसे देखकर यामिनी, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं बना देती हूँ कोल्ड कॉफी, तुम जाकर ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ, वरना लेट हो जाओगे। अरे कोई बात नहीं भाभी, आप वैसे ही इतना सब कुछ कर रही हैं, सिर्फ कोल्ड कॉफी तो बनाना है, मैं बना लूंगा खुद। उमंग खुद ही कोल्ड कॉफी बनाकर बाहर आता है, जिसे देखकर सुनीता, अरे बहू, तुमने कोल्ड कॉफी भी बना दी? मैं तो उसे वही बोलने के लिए आ रही थी कि तू सिर्फ नाश्ते में कोल्ड कॉफी पीता है। अरे माँ, भाभी ने नहीं, मैंने बनाई है। वो इतना सारा काम कर रही है, अगर मैंने उन्हें कोल्ड कॉफी बनाने के लिए बोलता तो और काम बढ़ जाता उनका। बेटा, तू क्यों इतना कर रहा है? वो इस घर की बहू है, ये सारे काम उसके, तू देवर है, कोई नौकर नहीं है। ओ माँ, किस जमाने में जी रही हो? आज के टाइम पर लड़का हो या लड़की, उनको अपने काम खुद करने आने चाहिए। उमंग की ऐसी बातें सुनकर सुनीता का मुंह बन जाता है, तो वहीं यामिनी जो सारी बातें सुनती है तो उसे काफी अच्छा लगता है। अब इसी तरह सुबह से रात हो जाती है। दिन भर काम करके यामिनी काफी थक चुकी थी और अब रात में जब सब खाना खा रहे होते हैं तो, अरे बहू, आज उमंग को आने में 11-12 बज जाएंगे, तो तू सोना मत, उसे खाना देकर ही सोना, वरना वो भूखा ही सो जाएगा। 4 साल का बच्चा है क्या जो खुद से खाना लेकर नहीं खा सकता है? वैसे इतनी थकी हुई हूँ मैं,
सोचा था खाना खाने के बाद जाकर फौरन सो जाऊंगी, लेकिन नहीं, अब उस महाराज के लिए आधी रात तक जगो। सारा काम निपटाकर अब यामिनी सोफे पर बैठ जाती है और थकान की वजह से उसको बैठे बैठे ही नींद लग जाती है। तकरीबन रात के 12 बजे उमंग जैसे ही घर आता है तो वो भाभी को सोफे पर बैठा सोता देखकर, लगता है भाभी मेरी वजह से जागी हुई थी, उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, काफी थकी हुई लग रही है भाभी। उमंग अब खुद ही किचन में जाकर अपने लिए खाना गर्म करने लगता है। तो वहीं किचन से आ रही बर्तनों की आवाज सुनकर यामिनी की नींद खुल जाती है और वो जैसे उमंग को किचन में अपने लिए खाना गर्म करते हुए देखती है तो, तुम क्यों कर रहे हो खाना गर्म? हटो, मैं कर देती हूँ। और तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? भाभी मैं जानता हूँ आप काफी थकी हैं, इसलिए आपकी बैठे बैठे आंख लग गई। आप जाकर सो जाइए, मैं खा लूंगा खाना। अच्छा नहीं लगता, तुम जाकर कपड़े बदलो, मैं खाना लगा देती हूँ। और अगर मम्मी ने देख लिया तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। भाभी आप उसकी टेंशन मत लो, माँ को कौन बताएगा, आप जाकर सो जाइए। उमंग के कहने पर यामिनी आराम से जाकर सो जाती है। तो वहीं उमंग खाना खाकर झूठे बर्तन भी धो देता है और अगले दिन जब यामिनी को सिंक खाली मिलता है तो, मेरा देवर इतना भी बुरा नहीं है जितना मैं सोच रही थी। सही कहा था मेरी सहेली ने कि सारे देवर एक जैसे नहीं होते। धीरे धीरे करके अब यामिनी के दिल में उमंग के लिए जो पहले इमेज थी वो चेंज होने लगती है। इसी तरह हफ्ता भर और गुजरता है और आज यामिनी ढेर सारे कपड़े धो रही होती है और बाल्टी भर भर के छत पर ले जाकर उन्हें सुखाने लगती है, जिसे देखकर अब उमंग भी मदद करने छत पर आ जाता है। अरे भाभी बुरा मत मानना, लेकिन आपको देखकर मुझे धोबी घाट की धोबिन की याद आ गई, वो बिल्कुल इसी तरह कपड़े सुखाती है। लाइए मैं आपकी थोड़ी मदद कर देता हूँ। तुम वैसे ही मेरी बहुत मदद करते हो, कपड़े ही तो सुखाने हैं, मैं सुखा लूंगी। लाइए ना भाभी, भाभी देवर के बीच में भी क्या फॉर्मेलिटी अच्छी लगती है। उमंग कपड़े लेकर उन्हें सुखाने लगता है। तो वहीं आस पड़ोस की छत पर खड़ी औरतें जब यामिनी और उमंग को इस तरह एक साथ कपड़े सुखाते देखती हैं तो, देखो देखो कैसे अपने देवर के साथ कपड़े सुखा रही है। पति हो तो समझ में भी आता है, इसे तो देवर से बिल्कुल भी लाज शर्म नहीं है। और नहीं तो क्या, एक हम हैं जो अपने देवर से नजरें नहीं मिलाती, और इसे देखो आज के टाइम पर कौन सा देवर भाभी के लिए इतना करता है। हमारा देवर तो ऐसा नहीं है, जरूर दाल में कुछ काला है। अपनी छोटी सोच के चलते महिमा और लता जैसी औरतें उमंग और यामिनी के देवर भाभी के रिश्तों को किसी और दृष्टि से ही देखने लगती हैं। इधर अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। अरे यामिनी, तुम आ गई? मैं तुम्हें आवाज देने ही वाला था, जरा मेरे लिए किचन से एक गिलास पानी तो ले आओ। एक तुम हो जो खुद उठकर एक गिलास पानी भी नहीं ले सकते, और एक तुम्हारा भाई है जो अपने सारे काम खुद करता है और घर और रसोई के काम में भी मेरी काफी मदद करवाता है। अरे तुम्हारे मुंह से मेरे भाई की तारीफ कैसे निकल रही है? पहले तो तुम्हें देवर बिल्कुल पसंद नहीं था। हाँ, लेकिन मेरा देवर थोड़ा अलग है और तुमसे तो बहुत ही अच्छा है। यामिनी की ऐसी बातें सुनकर राजीव हंसने लगता है और अब धीरे धीरे यामिनी और उमंग के बीच का रिश्ता भी काफी हंसी मजाक और प्यार भरा हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और आज उमंग शाम को ऑफिस से आते हुए काफी सारी सब्जियां ले आता है, जिसे देखकर सरस्वती, अरे अब ये सब्जी कब से लाने लग गया? दादी माँ, भाभी कहाँ इतनी धूप में बाहर जाती, तो मैंने सोचा खुद ही शाम को आते हुए सब्जी ले आऊंगा। तू तो घर के कामों में कुछ ज्यादा ही घुस गया। एक काम कर, दफ्तर छोड़कर लुगाइयों की तरह घर के काम ही करने लग जा। अरे कितनी उम्र हो गई है मेरी, आज तक मैं तो कभी तरकारी सब्जी नहीं लाया, तू कैसे लेकर आ गया? मर्द है, मर्द वाले काम कर। अपने घर वालों की वही पुरानी सोच देखकर उमंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वहीं दूसरी तरफ ये देखकर सुनीता आज यामिनी को भी काफी ज्यादा सुनाती है। लेकिन मम्मी क्या हो गया अगर देवर जी मेरी थोड़ी मदद कर देंगे तो? ये सारे काम घर के मर्दों के नहीं औरतों के हैं। अगर तुझे कोई काम नहीं होता ना तो बोल दिया कर, मैं कर दूंगी। मेरी बूढ़ी हड्डियों में अभी भी बहुत ताकत है, लेकिन मेरे छोटे बेटे से इस तरह काम मत करवा, समझी? सुनीता की ऐसी बातें यामिनी को काफी ज्यादा बुरी लगती हैं। तो वहीं आज यामिनी जब किचन में खाना बना रही होती है तभी उमंग आता है। अरे भाभी आलू शिमला मिर्च बना रही हो? ये तो मेरी फेवरेट है, लाइए मैं जल्दी से आलू कट कर देता हूँ। तुम चले जाओ यहाँ से, और आज के बाद मेरी कोई मदद करने की जरूरत नहीं है। पता है मुझे माँ जी ने कितना सुनाया, पता नहीं कैसी सोच है उनकी। हम लोग काफी साल तक गांव में रहे थे, शहर में आए हुए हमें 8-9 साल ही हुए हैं। मेरे भैया की सोच तो शहर के मुताबिक बदल गई, लेकिन गांव वालों की सोच तो आपको पता ही है, और माँ बाबा की सोच भी बिल्कुल वैसी ही है। लेकिन आप उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, मैं हूं ना। चलिए आप जल्दी से मुस्कुरा दीजिए, वरना मैं गुदगुदी करने लग जाऊंगा। उमंग की बातें सुनकर यामिनी हंसने लगती है और अब ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं और आज उमंग के ससुराल वाले उन लोगों से मिलने के लिए घर आ रहे होते हैं, जिसके चलते उमंग काफी एक्साइटेड होता है और अब अपनी भाभी के साथ रसोई में आकर मदद करवाता है। भाभी मैं तो सोच रहा हूँ आज सारा खाना मैं ही बनाऊं, आपकी कितनी मदद हो जाएगी ना? देवर जी रहने दीजिए, आपको तो बस अपनी होने वाली वाइफ को इम्प्रेस करना है, ये मदद वगैरह तो बहाना है। भाभी आप में दिमाग तो है, समझ गई आप मेरी चालबाजी। हंसी मजाक करते हुए अब दोनों देवर भाभी खाना बनाने लगते हैं। तो वहीं उमंग जैसे ही ऊपर की शेल्फ से आटा निकालने लगता है तो गलती से सारा आटा अपने ऊपर गिरा लेता है, जिसे देखकर यामिनी, बुरा मत मानिएगा, आप किसी भूत से कम नहीं लग रहे। किसी हॉरर फिल्म के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे ना तो पक्का सेलेक्ट हो जाएंगे। ऐसी बातें सुनकर उमंग भी हंसने लगता है और वो जल्दी से अपने आप को साफ करता है। तो वहीं किचन की टूटी खिड़की से बाहर गली में खड़े कुछ लोग उमंग और यामिनी को इस तरह देखकर फिर से बातें बनाने लगते हैं। कुछ देर में अब उमंग के ससुराल वाले भी आ जाते हैं और अब उमंग लोगों के सामने ऐसी हालत में जाता है। उमंग बेटा, ये तुम्हारे कपड़ों पर आटा कैसे लगा हुआ है? तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? अरे मम्मी जी, वो मैं भाभी के साथ खाना बनवा रहा था ना, तो उसी चीज के चक्कर में ये हो गया। आप बैठिए, बस मैं 2 मिनट में कपड़े बदल कर आता हूँ। अपने होने वाले पति का उसकी भाभी के साथ इस तरह का बॉन्ड देखकर चंचल को थोड़ी इनसिक्योरिटी फील होती है। तो वहीं मेहमानों के जाने के बाद फिर से घर वाले यामिनी और उमंग को खरी खोटी सुनाते हैं। इसी तरह उमंग को प्रमोशन मिलता है, जिसके मिलते ही अगले दिन वो किचन की खिड़की ठीक करवाता है।
भैया किचन की खिड़की अच्छे से रिपेयर करिएगा, बिल्कुल भी धूप अंदर नहीं आनी चाहिए। बेटा ये तू क्या करवा रहा है? ठीक तो थी खिड़की। अरे पापा कहाँ से ठीक थी, आधे से ज्यादा धूप तो रसोई में आती थी। भाभी गर्मी से काफी परेशान हो जाती थी, इसलिए मैंने खिड़की की मरम्मत करवा दी। उमंग की ऐसी बातें सुनकर कमलेश उसे घूर कर देखने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब उमंग यामिनी के पास एक वेजिटेबल कटर और एक छोटा सा फैन लेकर उनके कमरे में जाता है, जिसे देखकर यामिनी, ये तो तुमने काफी अच्छा किया। सब्जी काटने में मुझे काफी वक्त लगता था, अब मैं आराम से सब्जियां काट लूंगी। लेकिन ये फैन किस लिए? भाभी किचन में काफी गर्मी लगती है, अब इस फैन की ठंडी हवा के सामने खड़े होकर आराम से खाना बनाना। अब मैंने तो किचन के लिए और भी कुछ चीजें देख रखी है, अगले महीने जब सैलरी आ जाएगी ना तब लेकर आऊंगा। वो चाहे खाना बनाना हो या किचन में इस्तेमाल होने वाली कोई जरूरत की चीज, उमंग इन सभी चीजों से जुड़ी अपनी भाभी की काफी ज्यादा मदद करता था। ऐसे ही अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और आज पूरा परिवार एक सत्संग में जा रहा होता है। बहू तू भी चल हमारे साथ, गाड़ी में आना जाना है। पक्का चलती, लेकिन मुझे सच में तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। कोई बात नहीं यामिनी, तुम आराम कर लो और दवाई खा लेना, हम भी जल्दी आने की कोशिश करेंगे। और उमंग आज तुम घर से ऑफिस का काम कर रहे हो ना, तो थोड़ा यामिनी का ख्याल रखना। सभी लोग सत्संग के लिए निकल जाते हैं। यामिनी कमरे में जाकर आराम करने लगती है तो उमंग नीचे हॉल में लैपटॉप पर अपना काम करता है कि तभी कुछ देर बाद उमंग के पास सुनीता का कॉल आता है। अरे बेटा, जो सत्संग होने वाला था ना वो आज नहीं अगले हफ्ते होगा, तो हम घर आ रहे हैं, 1 घंटा लग जाएगा। बहू को बोल देना खाना बना कर रखे। भाभी की तो तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ये लोग समझेंगे थोड़े ना, बाहर से मंगवाऊंगा तो पता चल जाएगा, गुस्सा करेंगे। एक काम करता हूँ, खुद ही बना लेता हूँ। अब वो सीधा रसोई में जाता है और सबसे पहले प्याज टमाटर काटकर सब्जी चढ़ाता है। भाभी जब भी सब्जी बनाती थी तो सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डालती थी, अब ये अदरक कहाँ है पेस्ट बनाने के लिए। अब वो सीधा यूट्यूब से देखकर खाना बनाने लगता है। उमंग को बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता था, इसके चलते उससे काफी गलतियां होती हैं। तो वहीं उमंग हार नहीं मानता और जैसे तैसे खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देता है। और अब थोड़ी देर में परिवार वाले आते हैं। अरे जी, ये आज बहू ने कैसा खाना बनाया है? जली सी रोटियां, पानी जैसी दाल और ये सब्जी, ये तो देखने में ही अजीब लग रही है। बहू कहाँ है? भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो शायद जल्दबाजी में ऐसा खाना बन गया होगा। झूठ मत बोल, जिस तरह से तेरी हालत हो रही है ना, साफ साफ पता चल रहा है ये खाना तूने बनाया। आज तो मैं यामिनी बहू को छोड़ूंगी नहीं। अब वो तेज तेज आवाज देकर यामिनी को बुलाने लगते हैं। यामिनी खराब तबीयत की वजह से धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आती है और जब उसे सारी बात पता चलती है तो, माँ जी मुझे सच में कुछ नहीं पता था। अगर उमंग मुझे बोल देते तो मैं उठकर खाना बना देती। ये सब तेरा नाटक है, पता नहीं क्या चल रहा है तुम दोनों का, मेरी तो समझ से परे है। वह कैसी बातें कर रही हो? क्या हुआ अगर उमंग ने यामिनी की मदद कर दी तो? आप लोग भी ना। अरे इतना ही अपनी पत्नी का पक्ष ले रहा है तो खुद क्यों नहीं मदद करवाता? खुद तो पूरा दिन ऑफिस के काम में रहता है। और उमंग, कल को तेरी बीवी आएगी, जब वो ये सब देखेगी तो उसे कितना बुरा लगेगा, सोचा है तूने? भाभी की मदद करवाने के लिए तो भैया रात के 2 बजे भी तैयार है, और उस दिन जब मैंने कॉलेज असाइनमेंट में हेल्प मांगी तो साफ साफ मना कर दिया। राजीव इसके बाद कुछ नहीं कर पाता और उन दोनों को आज घर वालों से काफी ताने सुनने को मिलते हैं। इसी तरह समय गुजरता है और आज सुनीता बाजार में सब्जी लेने के लिए आई होती है तो मोहल्ले की कुछ औरतें, अरे सुनीता, तुम्हें क्या जरूरत थी सब्जी लेने मंडी आने की? तुम्हारा बेटा भाभी का गुलाम बनकर लाता तो है सब्जी। भाई मैंने तो जोरू का गुलाम देखा था, ये भाभी का गुलाम पहली बार देख रही हूँ। देखो मनोरमा, मेरे घर में ताक झाक करने से अच्छा है कि तुम अपने घर से मतलब रखो, समझी? तुम्हें तो बड़ी जल्दी मिर्ची लग गई, हमें कोई शौक नहीं है तुम्हारे घर में ताक झाक करने का, लेकिन पूरे मोहल्ले में तुम्हारी बहू और बेटे की बातें चल रही हैं, तो जरा उन्हें संभालो पहले, हमारा मुंह बाद में बंद कर लेना। औरतों की ऐसी बातें सुनकर सुनीता को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तो वहीं आज शाम में जब चंचल उमंग से कॉल पर बात कर रही होती है तो, तुम आजकल कहाँ बिजी रहने लगे हो? 2 महीने बाद हमारी शादी है और 1 हफ्ते बाद रोका। तुम सीरियस हो हमारी शादी के लिए? हाँ बाबा हूँ, वो तो बस आज भाभी के साथ में आइसक्रीम बना रहा था। पता है बड़ी टेस्टी आइसक्रीम बनाती है भाभी। भाभी के साथ ही रहो, मेरी तो तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। हाँ चंचल, तुम गलत सोच रही हो, ऐसा नहीं है। चंचल उमंग की एक नहीं सुनती और गुस्से में उसका कॉल कट कर देती है। इसी तरह हफ्ता भर गुजरता है और आज उमंग और चंचल का रोका होता है। रोका उमंग के घर पर ही हो रहा होता है, जिसे पूरे घर की काफी अच्छे से सजावट हुई होती है। सुनिए जी, कब तक आ रहे हैं वो लोग? 2 बजे का मुहूर्त था, समय से तो आ जाएंगे ना? हाँ बाबा, समय से आ जाएंगे। वो तो समधी जी के घर पर रेनोवेशन का काम चल रहा है, वरना वो रोका अपने घर पर ही करते। चलो अब हम भी तैयार हो जाते हैं। किंजल तो घर पर तैयार हो जाएगी। एक काम करती हूँ, मैं पार्लर चली जाती हूँ। वैसे भी मेरे देवर का रोका है, मुझे तो अच्छा लगना ही है। अब वो अकेले ही पार्लर रेडी होने के लिए चली जाती है। रेडी होकर यामिनी घर लौट रही थी कि तभी मोहल्ले के पास के कुछ लड़के यामिनी को देखकर छेड़ने लगते हैं। अरे ओ जानेमन, कहाँ जा रही हो? जरा हमें भी सेट कर लो, जैसे अपने देवर को कर रखा है। हम तो सेट होने के लिए मरे जा रहे हैं। जुबान संभाल कर बात करो। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? माँ बहन तो है, लेकिन तुम जैसी नहीं है। अगर तुम आ गई तो किसी और को जीने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आकाश और संजू नाम के वो लड़के यामिनी को काफी ज्यादा परेशान करने लगते हैं। तभी वहाँ पास से ही उमंग अपनी बाइक से गुजर रहा होता है और जब उमंग की नजर उन लोगों पर पड़ती है तो उमंग गुस्से से वहां आकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ समान भाभी को छेड़ने की? संजू और आकाश को वो काफी ज्यादा मारने लगता है। तो वहीं आसपास मौजूद मोहल्ले के लोग जल्दी से पुलिस को बुला लेते हैं और अब पुलिस उमंग, उन दोनों लड़कों और यामिनी को सीधा पुलिस स्टेशन ले जाती है और यामिनी का बयान लेने लगती है।
ये पहली बार था, इसलिए आप लोगों को छोड़ रहे हैं। आइंदा कुछ ऐसा हुआ तो पुलिस के पास आइए, कानून को अपने हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं है। उमंग और यामिनी पुलिस स्टेशन में होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ घर पर रोके का मुहूर्त बीता जा रहा होता है। बहन जी, लड़के को बुला दीजिए, रोके का मुहूर्त निकला जा रहा है, सिर्फ आधा घंटा बचा है। कमलेश जरा कॉल तो करो उनको, कहाँ रह गया? वो बड़ी बहू भी नहीं आई अब तक। कोई फायदा नहीं कॉल करने का, दोनों के दोनों पुलिस स्टेशन में, पूरे मोहल्ले भर में बात फैल गई है। पता नहीं ऐसा क्या किया जो उन दोनों को पुलिस उठाकर ले गई। क्या कहा? पुलिस स्टेशन? बिना पूरी बात जाने मनोरमा आज अधूरी बात पूरे परिवार वालों को बताने लगती है कि तभी उमंग और यामिनी एक साथ घर लौटते हैं, जिसे देखकर सभी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। मुझे तो पता ही था कि आगे चलकर कुछ ऐसा ही होने वाला है। अरे शर्म नहीं आई तुम दोनों को? देवर भाभी के इतने पवित्र रिश्ते को मजाक उड़ाते हुए क्या कर रहे थे ऐसा जो तुम दोनों को पुलिस उठाकर ले गई? मैंने तुम दोनों का साथ दिया ये सोचकर कि तुम लोगों में दोस्ती जैसा रिश्ता है, लेकिन तुम दोनों ने मेरी पीठ पीछे। तुमने मेरे 4 साल के प्यार का मजाक उड़ाया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। अरे भाई, ऐसे लड़के के साथ तो मैं कभी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं जोड़ूंगा। चलो चंचल यहाँ से। आप लोग हमारी बात तो सुनिए, आप लोगों को पूरी बात नहीं पता। अब तो चुप ही रहे। अभी इसके माँ बाप को बुलवाकर इसे मायके भेजो, यहाँ रहने के लायक नहीं है। सब उमंग और यामिनी को खरी खोटी सुनाने लगते हैं, जिसे देखकर उमंग से बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में चिल्लाने लगता है। बस अब बहुत हुआ। अगर आप मेरे या भाभी के खिलाफ आप लोगों के मुंह से एक भी उल्टी चीज निकली ना तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे परिवार वाले हैं। पता है माँ, पापा, दादी, आपकी प्रॉब्लम क्या है? शहर आने के इतने साल के बावजूद भी आप लोगों की सोच नहीं बदली। गांव में सारा काम औरतें ही करती हैं, मर्द उनकी कोई मदद नहीं करते। तो बस यही आप लोगों से देखा नहीं गया। माँ, आपका समय था, न चाचा, न पापा, न किसी और ने आपकी मदद की। और दादी, आपके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो यही आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि जब आपके समय में आपकी कोई मदद नहीं मिली तो कोई भी मर्द आपके साथ नहीं था, तो अब आपकी बहू के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? सही कहा ना मैंने? उमंग चुप हो जाओ, क्या बोले जा रहे हो? माँ जी और दादी जी की इसमें कोई गलती नहीं है। भाभी, यही सच है और आप इस बात को अच्छे से जानती हो। और अगर आप लोगों को अभी भी शक हो रहा है ना हम पर, तो पुलिस स्टेशन जाकर पता करो। रास्ते में 2 गुंडे भाभी को छेड़ रहे थे और मैं इतना बेगैरत नहीं कि भाभी को ऐसी हालत में छोड़कर यहाँ रोका करने के लिए आ जाता। और तुम चंचल, इस 4 साल के रिश्ते में तुम्हें क्या मुझ पर इतना सा ही विश्वास था जो किसी और की बात को सुनकर तुमने सब कुछ खत्म कर दिया? उमंग की बातें सबके दिल पर तीर की तरह चुभने को काम कर रही थी, तो वहीं उसके मुंह से सारी सच्चाई जानकर, सॉरी उमंग, मुझे पता नहीं था रोज रोज तुझे और यामिनी को लेकर घर में जो ड्रामा होता था उससे मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका था, इसलिए आज मैं भी लोगों की बातों में आ गया। मुझे भी माफ कर देना उमंग, और भाभी आप भी। पता नहीं मैं क्या समझने लग गई थी। माँ जी, दादी जी, उस वक्त का समय और आज का समय एक दूसरे से काफी अलग है। मुझे पता है आप लोग मुझसे जलते नहीं हैं और ना ही नफरत करते हैं। बस एक देवर का अपनी भाभी की इतनी मदद करवाना आप लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। कहीं ना कहीं बहू ठीक ही कह रही है। हमारे समय में ऐसा कुछ नहीं था, इसीलिए आज के वक्त में ये देखकर हमें ये सब काफी अजीब लग रहा था और हम पता नहीं क्या समझने लग गए। ये सब उस मनोरमा की वजह से हुआ जो यहाँ झूठ झूठ आकर बोलने लगी। अगर अब आइंदा तो हमारे घर के आसपास भी दिखी ना मनोरमा तो यही लाठी बजाऊंगी तेरी कमर में। सरस्वती की बात सुनकर और रोके का माहौल देखकर मनोरमा वहाँ से उल्टे पैर निकल जाती है। तो वहीं पंडित जी, मुहूर्त के सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, रोका करना है या नहीं? पंडित जी की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं, जिसके बाद अब उमंग और चंचल का रोका हो जाता है। और अब उस दिन के बाद से घर के काम और रसोई की चीजों को लेकर सभी लोग यामिनी की काफी मदद करते हैं। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और अब चंचल भी बहू बनकर घर आ जाती है और आज उसकी पहली रसोई की रस्म में मदद करने के लिए घर के सभी लोग मौजूद होते हैं। देखो बहू, आज मैं सब्जी ताजी लेकर आया हूँ, देखना खाना तो बढ़िया ही बनेगा। सब्जी लेकर आए हैं, उगाई नहीं है। बोल तो ऐसे रहे जैसे बड़े परोपकार किए हो। चलो बैठो, अब बढ़िया ही बनेगा खाना। तुम लोग हटो, मैं बहू को मसाले बताऊंगी। बहू आज बिल्कुल देसी तरीके से खाना बनाएंगे। भाभी, मैं भी आपकी मदद करूंगी। मैंने हाल फिलहाल में कुकिंग क्लासेस ज्वाइन की, मेरी थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। देखा भाभी, एक छोटा कदम और थोड़ा सा खुद के हक के लिए बोलने से कितना बदलाव आता है। एक वो समय था जब आपकी पहली रसोई की रस्म में मदद करने के लिए कोई नहीं था और अब देखिए। मैं तो समझती थी कि देवर हमेशा भाभी को परेशान करने के लिए होते, लेकिन मेरा देवर तो सच में हीरा है, हीरा। भगवान करे ऐसा देवर हर किसी को मिले। भाभी आप भी ना, अब मैं कुछ इतना भी खास नहीं। उमंग की बात सुनकर यामिनी हंसने लगती है और अब उस दिन के बाद से धीरे धीरे और भी कई चीजों को लेकर घर वालों की सोच बदलती है।